अनन्या पांडे थी। हाँ। उन्होंने हमारा एक गारमेंट पहना था। जैसे उन्होंने पहना, रातों रात हमारी सेल बूम हो गई। कॉपी करने वाली आपने जो बात बताई, कैसे डील करते हैं इसके साथ? सर बहुत बड़ा चैलेंज। सडनली से कोई इसको और कॉपी करके कम प्राइस में बेच देता है। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, आप फास्ट ग्रोइंग करो। आज हमने कोई डिजाइन लॉन्च करी तो हम उसका सेकंड डे फटाफट से शूट करा के उसको लॉन्च कर देते हैं। दूसरा कोई जब तक उसको कॉपी करने की सोचता है, जब तक मैं उसकी मलाई निकाल चुकी होती हूँ। जयपुर में वहाँ पर एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आना, क्या चैलेंजेस आए आपको शुरू में? इनिशियली मुझे वेट कराया जाता था कि आप तो ठीक है मैडम, हम आपको दिखाते हैं, करते हैं फैब्रिक, बट उनको ये नहीं पता था कि मैं भी बल्क बायर हूँ। बीइंग ए वुमेन आज भी लोग सोचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ सकती है। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है आपके हिसाब से? सर ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है आपका सेलिब्रिटीज के साथ? सेलिब्रिटी में आपको टाइम लग ही जाता है 10-15 दिन, उनका साइज देखना ये करना। तो उन्होंने जो मेरे से साइज मंगाया, मैंने वो डिलीवर करा। तो सपोज उनको आज या कल में मिला, उसके जस्ट बाद मतलब डिलीवर होने वाला था उनको, उससे पहले उनकी डिलीवरी हो गई। Welcome to another episode of Gully to Glory. I'm in the city of Jaipur, and with me today is a very interesting founder of this exciting women court set brand in the city of Kurtis. Welcome to the show, Ekta. Thank you so much, sir. Great to have you as one of the guests of the show. And we want to talk about you and your brand label Flavia, which has been doing wonders in the last few years. सो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये फ्लाविया नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसका क्या ओरिजिनेशन है? सर फ्लाविया इज माय डॉटर नेम। अच्छा। लाइक उसके होने के बाद ही हमने फ्लाविया का बिजनेस ग्रो किया है। अच्छा, कितनी बड़ी है आपकी डॉटर? अभी 14 की है। अच्छा, एंड वो जब बॉर्न हुई थी तभी हमने स्टार्ट कर दिया। तभी स्टार्ट किया, तो 14 साल हो गए ब्रांड को विद बनवास खत्म हो गया। बनवास खत्म हो गया और ब्रांड इज ग्रोइंग विद योर डॉटर। या तो वेरी इंटरेस्टिंग। बट आपके और भी बच्चे हैं? आई हैव अनदर डॉटर, अमायरा। अच्छा, वो कितनी बड़ी है? सर 4 इयर्स की। तो एक डॉटर के नाम पे तो ब्रांड आपने रख दी और बिजनेस बढ़ा लिया। छोटी वाली बोलती नहीं कि मेरे नाम से क्यों नहीं किया मम्मी? सर डेफिनेटली बोलती है वो। ये हमें प्रॉब्लम शुरू से फेस हो रही थी। लाइक वो 2 इयर्स की हो गई थी जब वो समझने लग गई थी कि फ्लाविया 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 क्रिएशन क्या है मम्मा। तो हमने उसको बताया कि ये अपना बिजनेस है बेटा गारमेंट्स का। तो वो हमेशा से लड़ती आई है कि मेरे नाम पे तो आपने कुछ करा ही नहीं, आप तो दीदी के नेम पे ही। आपस में भी लड़ती दोनों इस बात पे? हाँ, वो कभी भी कुछ फाइट होती तो बोलती है तू तो कुछ भी नहीं है मम्मा के लिए, देखो मेरे लिए तो इतना बड़ा बिजनेस चला रही मम्मा। और उसके फादर ने भी यहाँ पे नेम लिखवा रखा था फ्लाविया। तो हमेशा से वो ये हो रही थी कि उसको क्यूरियोसिटी थी कि मेरे लिए तो कुछ करा ही नहीं आपने। तो हमने अभी लास्ट ईयर ही हमारा ब्रांड भी रजिस्टर कराया है। और डेफिनेटली उसमें आगे जाके मेरे कुछ ड्रीम्स है जो मैं फुलफिल करूँगी। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम और जानेंगे आपकी स्टोरी के बारे में। बट एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है, राइट? जयपुर में जो कुर्ती का हब है, वहाँ पर एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आना और एक एंटायरली नई कैटेगरी को क्रिएट करने की अटेम्प्ट करना, क्या चैलेंजेस आए आपको शुरू में? सर चैलेंजेस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आए हैं क्योंकि आप बीइंग ए वुमेन आज भी लोग सोचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ सकती है। जो बट अपन लोग बोलते हैं कि नहीं, मेल एंड फीमेल वर इक्वल, बट ऐसा नहीं होता है। मैं अपनी रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने किया कि आज मैं कहीं भी हूँ, आज मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं हर कोई क्योंकि मैंने एक सक्सेस अचीव कर ली। बट जब इनिशियली मैंने काम स्टार्ट किया था तो हर कोई मुझे वो करता था कि ये तो वुमेन है, ये क्या ही कर लेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मैं फैब्रिक शॉप पे गई इनिशियली ना बाय करने के लिए फैब्रिक वगैरह, तो जो वहाँ पे सेलर्स होते थे वो वहाँ पे लंबी लाइन लगी होती थी। आप पहले भी जा रहे हो और आपके बाद में कोई मेल आ रहा है तो वो यही करते थे कि यार ये तो बुटीक वाली होगी, 5-10 मीटर लेगी आपसे। अच्छा। पर ऐसा नहीं होता है। जो मेल्स थे उन तो आपको वेट कराया जाता था क्या वहाँ पर? इनिशियली मुझे वेट कराया जाता था कि आप तो ठीक है मैडम, हम आपको दिखाते हैं, करते हैं फैब्रिक,
बट उनको ये नहीं पता था कि मैं भी बल्क बायर हूँ। पर जैसे जैसे मेरा ट्रांजैक्शन अच्छा हुआ, मैंने आगे बढ़ी, मतलब लाइक उनसे डेली परचेज करने लगी। और मेरा शुरू में आपको कोई क्रेडिट देता नहीं है, क्योंकि वुमेन्स पे हर कोई ट्रस्ट नहीं करता है कि ये एंटरप्रेन्योर है या नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है, घर भी चला रही है, ऑफिस भी चला रही है, तो क्या ही करेगी। तो उस समय मैं क्रेडिट पे लेने जाती थी तो लोग जल्दी से नहीं देते थे, और मैं लेती भी नहीं थी। मैंने इनिशियली यही डिसाइड करता मेरे पास जितना अमाउंट है उसी से मैं अपना बिजनेस को ग्रो करूंगी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया 12,000 रुपीज़ थे, तो मेरे को उसमें सब कुछ करना था। मैं मार्केट जाती भी थी, प्रोडक्ट बाय भी करके लाती थी, उसका शूट भी खुद ही करती थी। उस समय मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा एसेट्स भी नहीं थे। लाइक मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था एंड्रॉइड का, उसका कैमरा भी बड़ा हल्का फुल्का था, छोटा सा सेकेंड हैंड लैपटॉप था, एक छोटा सा रूम था मेरे पास जो मेरे घर का ही स्टोर रूम था, उसी में मैं थोड़ा बहुत माल लाती थी और वहीं से मैंने काम स्टार्ट किया था इनिशियली। तो सब कुछ छोटा था लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। हिम्मत बहुत बड़ी थी, ड्रीम बड़ा था ना। मैं जिस कंपनी में काम करती थी एज ए कंपनी सेक्रेटरी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ का आईपीओ के टाइम पे उन लोगों ने मुझे हायर किया था। तो मुझे लगता था कि यार ये कंपनी ग्रो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो पर मेरे पास कोई लाइन नहीं थी उस समय। मैंने पैशन था कि मुझे कुछ करना है, बस करना है। तो मेरे हस्बैंड हिमांशु जी इसी लाइन से थे, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तेरे को कुछ करना है तो तू गारमेंट्स की लाइन में जा सकती, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। तो वो कभी मेरे साथ ये नहीं था कि मैं ही तेरे साथ तुझे बना के दूंगा और तू सेल कर। उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ। लाइक मेरे को लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग थी? उनकी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स की ही थी, बट वो एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। और किस टाइप के गारमेंट्स? लेडीज वेयर ही करते थे, पर वो कुर्ती में डील करते थे। तो वो स्टैंडर्ड जयपुरी कुर्ती एक्सपोर्ट करते थे। वो ही करते थे। वो नेपाल वगैरह हमारे कुछ बायर्स थे, उनको वो करते थे। तो मैं उनको देखती रहती थी, तो मुझे लगता था क्या है। तो आपके लिए तो बहुत इजी होता है कि आप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप यहाँ पर आएँ और आप कहें कि ठीक है कुर्तीज़ का ही डिज़ाइन बेटर करके मैं काम करना शुरू करती हूँ। नहीं, तो मुझे नहीं करना था ना, मुझे मेरी आइडेंटिटी अलग करनी थी। मेरे को वो भी चाहते थे कि तू खुद ही अपने लेवल पे कुछ करे। तो ही ऑलवेज गाइड मी कि तुम ऐसे करो, यहाँ से परचेज करो, ऐसे ऑनलाइन करो। बट हमारे पास उस समय इतना असेट्स नहीं था। लाइक उनकी फैक्ट्री चल रही थी, वो अपने लेवल पे कर रहे थे। मैं अपनी जॉब छोड़ के अपना फंड से ही कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने मेरी फ्लाविया अलग से फर्म खोली। मैंने उनकी फर्म में काम कुछ टाइम किया, बट मैंने बोला मुझे मेरी आइडेंटिटी करनी है, तो मैंने खुद की ही फर्म से अपना बिजनेस ग्रो करने की कोशिश करी। आई थिंक आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जो आपने ये ड्रीम किया और अब उस ड्रीम को आप एक तरह से लिव कर रहे हैं। और आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि आपके बिजनेस में 70% से ऊपर जो वर्कर्स हैं वो विमेन हैं, राइट? तो आप कहीं विमेन के ड्रीम्स भी करें, उसके बारे में कुछ बताइए। ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई ये करने की? सर वुमेन्स का मेरे को देखो शुरू से ही था कि मेरे को वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा करना है। अभी भी मेरे काफ़ी चीज़ें करने की इच्छा है, पर ड्यू टू फंड्स हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लाइक मेरा ये था, एक तो आप मेल स्टाफ रखते हो तो आपकी कोई जल्दी से सुनता नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, उनको ईगो रहता है, मेल इशू रहता है कि ये मैडम होके मेरे को इतना करते हैं। हालांकि अभी मेरे साथ जो मेरी टीम है उसमें मेल भी मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इक्वली करते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि मैम ही सब कुछ कर रही है, तो दे रेस्पेक्ट मी अ लॉट। पर इनिशियली मेरे साथ ये होता था कि मैं मास्टर जी के पास भी जाती थी तो मैंने आपको बताया क्या इशू आते थे, फैब्रिक वालों के पास भी जाओगे तो बहुत सारे इशू आते थे। ऐसा ही आपकी कस्टमर, मेरी जैसे वेबसाइट है खुद की लेबल फ्लाविया, मैं आपको बताना चाहूँगी, तो उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट में भी आप मेल को आप बोलते हो ना कि ठीक है, आपकी मेन कस्टमर कौन है? मेरी कस्टमर्स मेरी सारी फीमेल्स ही है। तो अगर आप कस्टमर केयर पे भी लड़कों को रखते हो ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि लेडीज़ों को तो अगर आपका गलती से भी डिफेक्टिव पीस चल गया तो वो शाउटिंग करना स्टार्ट कर देते, तो मेल जल्दी से नहीं सुनते। पर फीमेल आपको हमेशा सपोर्ट ही करेगी कि ठीक है मैम ये वो। मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाती हूँ जिससे मिलके आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है आशी। ओके, हाय आशी। How much time have you been working here? It's been 6 to 7 months. 6 to 7 months. Yeah, exactly. And I've been working, basically I used to work somewhere else. But after that I started my own brand and it's on pause for some time because of some reason. So you're working with the entire Label Flavia team. Exactly. And what all you take care of here? Basically, you can actually name me as the Choti Ekta ma'am. Choti Ekta ma'am. Okay, nice, exactly, nice. Yeah. So what do you like about Ekta ma'am? She is very inspiring. To be honest, she is very inspiring as a person. She actually trusted me to be here on her part. So I just want to fulfill that. तो एकता जी, थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। जैसे जो ये सांगानेर का एरिया है, जयपुर एरिया, इस कुर्तीज़ के लिए फेमस है, प्रिंट्स के लिए फेमस है। Yes.
सो इसमें आपने अपने बिजनेस को कैसे डिफरेंटली सेटअप किया है, आपका डिफरेंशिएशन क्या है? तो हमारी जो प्रिंट्स है सर, मोस्टली जो होती है ना, मेरी 90% प्रिंट एक्सपोर्ट प्रिंट्स है। क्या मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रिंट्स का? सर एक्सपोर्ट प्रिंट से एकदम डिफरेंट होती है। जयपुरी प्रिंट में आपको हर जगह हैंड ब्लॉक वगैरह ये सब दिखेंगे, पर ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिंट में क्या होता है, 10 to 12 कलर्स मिक्स होते हैं, जो जयपुर में जल्दी से कोई नहीं बनाता। यहाँ पे जो लोग बना रहे होते हैं ना गारमेंट्स, वो 4 या 5 कलर मिक्स का ही बना रहे होते हैं। आप मेरे किसी भी कॉर्ड्स को उठा के देखोगे ना, तो 10 से 12 कलर तो उसमें होंगे ही। तो वो बनाना बड़ा ही टिपिकल है, वो हर कोई नहीं बना सकता, और कोई आपको कॉपी भी जल्दी से नहीं कर सकता वो चीज़। वो कॉपी करेगा जब तक हम आगे ही बढ़ जाएंगे। तो हमें कुछ तो डिफरेंट करना था, जिससे कि है ना मार्केट में कस्टमर ऑडियंस हमें ज़्यादा मिले। तो बट ये कॉपी करने वाली आपने जो बात बताई, ये आई थिंक काफ़ी बड़ा चैलेंज है सर, बहुत बड़ा चैलेंज मैन्युफैक्चरर्स डिज़ाइनर्स के लिए, राइट? तो Yes. इसको आप कैसे डील करते हैं इसके साथ? बिकॉज आपका कुछ भी स्क्यू हिट होता है जब सडनली से कोई इसको और कॉपी करके कम प्राइस में बेच देता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? सर देखिए, इसको मैनेज करना टिपिकल भी है तो बहुत इजी भी है। लाइक आज मैंने कोई डिज़ाइन लॉन्च करी, तो आपका जो मास्टर है वो 10 जगह और का भी काम कर रहा होता है, आपका जहाँ प्रिंट हो रहा है वो 10 जगह और भी प्रिंट दे रहा होता है। तो आप ये तो कभी कर ही नहीं सकते कि उसको आप छुपा के रख लो। बिल्कुल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, आप फास्ट ग्रोइंग करो। लाइक आज हमने कोई डिज़ाइन लॉन्च करी, तो हम उसका सेकेंड डे फटाफट से शूट करा के उसको लॉन्च कर देते हैं। दूसरा, कोई जब तक उसको कॉपी करने की सोचता है, जब तक मैं उसकी मलाई निकाल चुकी होती हूँ, लाइक मैं 70 to 80% माल बेच चुकी होती हूँ। स्पीड इज द बेस्ट आंसर। स्पीड इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि कॉपी करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। और कॉपी हो रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, क्योंकि कॉपी हो रहा है, डेट मीन्स यू आर द ट्रेंड मेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने, जो स्पीड का पॉइंट बताया, एंड आई थिंक ये बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। तो आपके बिजनेस के केस में ये आइडिएशन से लेके गो लाइव तक कितना टाइम है जो आप लेते हैं अब? सर मेरा मैक्सिमम 7 to 8 डेज लगता है। अच्छा। अभी क्योंकि अभी एआई का जमाना और है। ये पहले क्या था टाइम जब पहले शुरू सर किया था? 10 to 15 डेज लगते थे, और उससे अच्छा। पहले 30 to 31 डेज लगते थे। तो क्योंकि हमारा शो बहुत सारे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं जो भी अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए भी कि जो आपका 30 दिन का टाइम था वो आपने 7 दिन में जो क्रंच कर लिया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सर इनिशियली मैंने आपको बताया था कि मैं खुद ही सब कुछ कर रही होती थी, मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी, फंड्स भी नहीं थे। ठीक है। तो हम लोग खुद ही सब चीज़ करते थे कि आज फैब्रिक लाए हैं, थक गए, चलो अब 4-5 दिन बाद डिज़ाइन करेंगे। उस समय हमारे पास डिज़ाइनर्स भी नहीं थे। फिर 4-5 दिन बाद अपन जो प्रोडक्शन मेरा बनाता था उसी से मैं सैम्पल्स बनवा लेती थी। लाइक हमने सैम्पल टीम अलग नहीं रख रखी थी, तो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता था। बट अभी हम लोगों ने हर फील्ड में मैंने काम डेलीगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत अच्छा एक एंटरप्रेन्योर के लिए। मैं जो भी आज देख रहे हैं, मैं उनको ये गाइड करना चाहूँगी, आप कभी भी ये मत सोचो कि सब काम मैं खुद ही कर लूँगी। और कोई इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी का भी रोल रहा है इसमें आपके लिए, इसको फास्ट करने के लिए? सर एआई डेफिनेटली, एआई का बहुत बड़ा रोल रहा है। किस तरह से एआई का रोल है? हम लोग पहले सैंपल्स बनाते थे और उसकी शूट प्लान करते थे। आपको जगह भी हायर करनी है, मॉडल से डेट्स लेनी है, मेकअप आर्टिस्ट से डेट लेनी है, तो वो आपका शूट का टाइम 10 to 15 डेज लैप्स होता था आपकी सैम्पलिंग होने के बाद। बट अब हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट बनाया, डमी पे लगाया और मॉडल पे वेयर करवा लिया, तो हमें पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है, और उसको हम लोग लॉन्च कर देते हैं एक बार का तो एआई शूट से ही। बाद में हम अपनी खुद की शूट करवाते हैं, क्योंकि रियल तो वही होता है, बट एक बार का आपको ये पता चल जाता है कि कस्टमर ऑडियंस आपका प्रोडक्ट कितना लाइक कर रही है। तो एआई का एक रोल हमारे ये है। दूसरा, मेरा स्टॉक इन्वेंट्री में भी काफ़ी हेल्प हो रहा है। पहले हम लोग बहुत सारा मास प्रोडक्शन बना के रखते थे, पर अब हमें टेक्नोलॉजीज, हमने खूब सारे सॉफ्टवेयर्स ले लिए, जिससे हमें पता चलता है कि आपको इतना ओवर स्टॉक नहीं बनाना। हम उसमें सेट कर लेते हैं, लाइक 7 डेज में आपकी कितनी सेल हुई, 30 डेज में कितनी हुई, 60 डेज में कितनी हुई। अच्छा। उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन बनाते जैसे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताइए आप जो यूज़ करते हैं आप। अभी हम लोग इजी कॉम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इजी कॉम एक सॉफ्टवेयर है, जैसे यूनिकॉमर्स है वैसे इजी कॉम है। अच्छा। उसका हम लोग यूज़ ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग पूरी इन्वेंट्री डाल देते हैं, आपके पास कितना प्रोडक्ट है। उसके बाद वो हमें पूरा डेटा एनालाइज करके दे देता है, कि डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। बिल्कुल। तो हम लोग उसमें डेटा निकाल लेते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर एसक्यू इतना बिका है, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसकी री इन्वेंट्री करते हैं। तो एक आपने जो पॉइंट बोला जो मॉडल शूट्स का एआई का, उसमें एक चैलेंज जो मैं देखता हूँ मार्केट प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काफ़ी सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स की एआई को यूज़ करके इमेज इतनी अच्छी कर देते हैं कि जो रियल प्रोडक्ट होता है वो वैसा दिखता ही नहीं है।
हाँ। और उसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, Dissatisfaction। रिटर्न्स होते हैं। सर इसमें मैं आपको एक जयपुर का पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी क्योंकि आप जयपुर में हैं। सर हैंड ब्लॉक होता है, एक प्रिंट होता है, राइट। है ना, जो उसका काम ही ये होता है इम्परफेक्शन, मतलब जो हाथ से छप रहा होता है, तो आप कभी भी कोई लेन छाप रहे हो तो आपको एकदम स्ट्रेट तो आएगी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आप हैंड में कलर लेके छाप रहे हैं, तो वो जो इम्परफेक्शन होता है वो आपको शूट से मिलेगा। एआई पे आप वो चीज़ डालोगे कर ही ना नहीं आप सकते डब्ल्यू आप। शूट करके, तो वो तो उसको परफेक्ट कर देगा, स्ट्रेट लाइन कर देगा। Correct। तो कस्टमर को तो लगेगा कि स्ट्रेट लाइन आना था, पर वो जाता है जब हिला हुआ जा रहा है उसके Right। बाद एक्चुअल प्रोडक्ट, तो वो कस्टमर भूल जाता है कि ये जयपुरी चीज़ है। वो ये देख रहा होता है कि मैंने तो शूट में स्ट्रेट लाइन देखी थी, पर यहाँ पे तो अलग टेढ़ी मेरी लाइन आ रही है, मतलब इनका डिफेक्टिव पीस है और वो रिटर्न कर देगा आपको। तो एआई का ये डिसएडवांटेज। तो ये आपने काफ़ी सारी अच्छे अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बताए, जैसे कुछ तरह से प्रॉफिट कमाने के, बट एक ये बताइए कि आपने गलतियां भी की होंगी बिजनेस में। यस सर। तो पिछले 1-2 साल में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या रही है आपके हिसाब से? सर ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने ओवर स्टॉक बना लिया, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर सेल के कारण। मैं आपको एक बार का किस्सा बताना चाहूँगी। लाइक हम लोग एक बार में 30 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उसमें से 5 या 6 आपका बेस्ट सेलिंग निकल जाता है। तो मेरे उस समय 5-6 प्रोडक्ट बहुत अच्छे सेल हो रहे थे, अच्छा। बट वो ओवर स्टॉक नहीं हो पा रहे थे, वो आउट ऑफ स्टॉक हुए जा रहे थे। लाइक मेरी सेल ज़्यादा थी और मेरे पास प्रोडक्शन कम था उस समय, और उसके जस्ट बाद फेस्टिव सीजन आने वाला था, तो हम लोग को उसकी तैयारी करनी थी, क्योंकि आपको मार्केट प्लेस वाले पहले ही बोल देते हैं आपका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए सेल में। राइट। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया, हमें लगा कि यार ये प्रोडक्ट तो हमारा 30 डेज में, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग डेटा देखते हैं, 30 डेज में इतना बिक रहा है, तो हमें नेक्स्ट 7 डेज में तो सेल है, हम लोग की प्राइस भी ड्रॉप डाउन होगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो क्यों ना अपन इसका ज़्यादा बना के रख दे जिससे अपन ज़्यादा अर्न कर पाए, है ना। अपने को लालच आ गया कि अपन ज़्यादा बेच सकते हैं 7 डेज में जो अपन 30 डेज में बेच रहे हैं। तो हमने क्या करा है, हमने उसका मास प्रोडक्शन बना दिया एक साथ। हमने उन 5 से 6 स्टाइलों के, लाइक पहले हमारे बन रहे थे 500 पीस पर मंथ के लिए, अच्छा। ठीक है, तो हमने सीधे 3000 पीस कट करवा 500 से सीधा 3000 पे चले गए आप? करवा दिया हमने। हुआ क्या मेरे साथ ट्रेजेडी कि वो प्रोडक्ट ही रातों रात मेरे कॉम्पिटिटर्स ने कॉपी कर लिए, लिस्ट कर दिए मार्केट प्लेसेस पे, और उन्होंने हमसे कम प्राइस में सेल कर दिए। आज एक टाइम पे कितने वीक्स की इन्वेंट्री आप रखते हैं जो आपको लगता है सेफ जोन है, सेफ मार्जिन? 7 to 10 डेज की हम लोग 7 to 10 डेज। अच्छा, तो काफ़ी सेफ मार्जिन है। हाँ। क्योंकि बड़ी ब्रांड्स के लिए आई थिंक 12 हफ्ते इज कंसिडर्ड अ गुड थिंग, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, तो आप काफ़ी टाइट मार्जिन पे चलते हैं। इन्वेस्ट कितना करोगे? लाइक अभी मेरे अप्रॉक्स 800 SKU है, तो मेरे को एनी टाइम 3 to 4 करोड़ का स्टॉक तो मेरे को रखना ही पड़ता है। ये आपने सारा कुछ अब ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग पे मूव कर लिया है, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ अभी? सर रिटर्न्स में काफ़ी हमें फ़ायदा मिल रहा है। पहले हम लोग के क्लेम पास नहीं होते थे, मतलब हम कुछ भेजते थे, कस्टमर कुछ और डाल के भेज देता था। अब पता नहीं वो कस्टमर करते थे या डिलीवरी पार्टनर्स करते थे, तो हम लोग के क्लेम पास नहीं हो रहे थे और हमें काफ़ी लॉस हो रहा था। तो हमने इसको टोटली हर मार्केट प्लेस ने आजकल क्या कर दिया है कि आपको ट्रांसपेरेंट पॉली में ही भेजना है, तो हमने अच्छा। उसमें शिफ्ट कर दिया। गॉट इट। तो ये आपने 800 SKUs हैं आपके पास, काफ़ी बड़ा कलेक्शन है आपका Yes, दैट sir। वेज। अब इसमें इतने सारे जो ट्रेंड्स आते रहते हैं, कैसे आप ये प्रोसेस बनाया आपने, कैसे आप ट्रेंड्स अनर्थ करते हो, कौन से ट्रेंड पे बेट करना है, कैसे चूज़ करते हो, और एक बार बेट करने के बाद आपको कैसे पता लगता है कि ये ट्रेंड मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा? सर हम लोग टेस्टिंग करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट हर कोई यूज़ लेता है, हम भी यूज़ लेते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है, स्कोरिंग करते हैं, बट हम लोग सेम प्रोडक्ट नहीं बनाते कभी भी। सेकंड, हम लोग हमारे रिपीटेड कस्टमर से देखते हैं, लाइक किसी कस्टमर ने मेरा वी नेक ज़्यादा बाई करा लास्ट 3 मंथ्स में, तो हम लोग वी नेक को फॉलो करते हैं कि आने वाला ट्रेंड उसका है। तो एग्जिस्टिंग डेटा है, उसको आप अच्छे से उसको हम समझते हैं देखते और कौन सा रिपीटेड कस्टमर आ रहा है, क्या है। बाय कर रहा है आपसे, उससे हम लोग थोड़ा सा यूज़ ले लेते हैं डेटा। कब तक उस ट्रेंड पे इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन कैसे लेते हो आप? सर हम बहुत लंबा किसी भी ट्रेंड को खींचते नहीं, क्योंकि ठीक है। इनिशियली मेरे से एक गलती हो चुकी थी, हम लोग का बहुत अच्छा सेल होता था, हमने उसको रिपीट पे रिपीट बनाते गए, बट वो क्या हुआ, मार्केट ने कॉपी कर लिया और आपसे कम प्राइसेस पे वो सेल करने लग गए थे, तो वो मेरा स्टॉक बिल्कुल इन्वेंट्री हमें काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी उस टाइम पे हुआ था। लाइक हमने स्टॉक तो बना के रख दिया। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगी, अनन्या पांडे थी, उन्होंने हमारा एक गारमेंट पहना था। अच्छा। लाइक उन्होंने ऐसे ही कैजुअली पहन लिया था, हमने उनको नहीं भेजा था और उन्होंने हमें टैग कर दिया था, पर उस समय वो प्रोडक्ट हमारा लाइक रोज के 100-150 पीस निकलते थे। ठीक है। जैसे उन्होंने
पहना, रातों रात हमारी सेल बूम हो गई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमें टैग कर दिया हमारे इंस्टाग्राम, कस्टमर ने, सबने, हर कोई सेलिब्रिटी वेयर देखना चाहता है, तो मेरी रातों रात सेल इतनी हो गई, लाइक 500 पर डे के मेरे उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लग गए। तो हमने उसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, 500 पीस एकदम से ऑर्डर आ गया। अब आप रातों रात नहीं बना सकते, तो उस टाइम पे हमारे साथ ये हुआ कि लाइक हमें उसकी सेल डाउन हो नहीं जाए, इसलिए हमने क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी। अब बढ़ाने की तो कोशिश की, पर हमारे जो कॉपीबाज है वो तो कॉपी करते हैं। उन्होंने हमारी अनन्या पांडे जी की फोटो उठा के खुद के पेज पे लगा ली और उसी प्रोडक्ट को बिल्कुल लो प्राइस पे डाल दिया, बिल्कुल लो प्राइस पे सर। मतलब उसमें तो स्टिचिंग भी नहीं होती मेरी, तो इतने लो प्राइस पे वो लोग सेल करने लगे। तो मेरे पास, हमने तो ओवर स्टॉक बना लिया था, पर कस्टमर नहीं समझता, कस्टमर को लगा वही प्रोडक्ट उसने लगा रखा है तो वहाँ से ले लो, वो ओवर स्टॉक हो गया। कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है आपका सेलिब्रिटीज़ के साथ जो आप शेयर करना चाहोगे? सर एक बार का मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी, मैं उनका नेम नहीं लूँगी। सेलिब्रिटी थी, हम लोगों ने गारमेंट भेजा उनको पहनने को, उन्होंने चॉइस करा कि ठीक है हमें पहनना है। उनकी कोई जो PR एजेंसी होती है, उन्होंने बोला कि हमें पहनाना है इनको, तो आपका गारमेंट वो पहनना चाहते थे कि आप दोगे हमें पहनाने के लिए। तो मैंने बोला क्यों नहीं देंगे, हम डेफिनेटली देंगे। तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी। अच्छा। ठीक है, मतलब उनके होने ही वाला था बेबी। उन्होंने जब, मतलब बात चलते सेलिब्रिटी में आपको टाइम लग ही जाता है 10-15 दिन, उनका साइज़ देखना, ये करना। तो उन्होंने जो मेरे से साइज़ मंगाया, मैंने वो डिलीवर करा। तो सपोज उनको आज या कल में मिला, उसके जस्ट बाद, मतलब डिलीवर होने वाला था उनको, उससे पहले उनकी डिलीवरी हो गई। अब सर जिसको मतलब आ रहा था जो साइज, सपोज उनके एक्सेल आ रहा होगा, तो डेफिनेटली डिलीवरी होने के बाद आपका एल हो जाएगा, क्योंकि आपका टमी बढ़ा हुआ होता है तो वो डाउन हो जाएगा। तो हम सोच रहे थे कि मिलेगा, पर एकदम से उनकी डिलीवरी हो गई, तो अब हम क्या करें। आपकी डिलीवरी से पहले उनकी हो गई? उनकी डिलीवरी हो गई, हमारी डिलीवरी से पहले। पर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी नए बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, जो एक ब्रांड शुरू करना चाह रहे हैं और इनका एम है कि एटलीस्ट मुझे ब्रांड को 1 करोड़ तक लेके जाना है। जी सर। तो वो 1 करोड़ की ब्रांड बनाने के लिए किस टाइप की टीम मैनेज करना ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है? सर आपको बहुत ज़्यादा इनिशियली खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरा 1 करोड़ सेल आई थी तो हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं थी। आज की डेट में हमारी ज़्यादा करोड़ में सेल है, तो हमें उस अकॉर्डिंग टीम रखनी पड़ रही है। आपको किसी को भी ये बिजनेस स्टार्ट करना हो, 1 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचना है, तो उसको मिनिमम, मैं आपको बताती हूँ, सेगमेंट वाइज बताती हूँ। लाइक अपने डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक के। फर्स्ट पार्ट होता है आपका फैब्रिक लाने का। फैब्रिक लाने के लिए आप एक मर्चेंडाइजर रख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको 2 लेयर मैन और एक मास्टर जी की जरूरत होती है, जो आपका प्रोडक्ट काटता है। आपकी गारमेंट्स की क्या होती है ना, लेयर्स लगती है, उसके बाद वो कटिंग होती है। तो 2 लेयर मैन आपको चाहिए होते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड। तो वो आपके लिए कंपल्शन है। और एक आपको कटिंग मास्टर चाहिए होता है। अगर आपके ऑर्डर्स ज़्यादा है तो आप 2 की जगह 4 लेयर मैन कर सकते हैं, पर मास्टर आपको 1 ही चाहिए होता है। ये एक कटिंग डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आपके आगे स्टिचिंग डिपार्टमेंट। आइदर आपके खुद की इन हाउस स्टिचिंग है या फैब्रिकेशन पे भेज रहे हैं। अगर आपकी इन हाउस स्टिचिंग है तो आपको मिनिमम 25 तो मशीन्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल करती है, आपकी फिक्स एक्सपेंसेस में कवर हो जाती है। तो आपके पास 25 से 30 मशीन होनी चाहिए। ये एक पार्ट हो गया स्टिचिंग का। उसके बाद आपके पास चेकिंग के लिए 2 से 3 लेडीज होनी चाहिए, जो आपके धागे काट दे। स्टिचिंग के बाद आपके पास ना कुछ धागे रह जाते हैं, वो कटिंग करके और फाइनल फिनिशिंग करने के लिए आपके पास 2 से 3 तो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रेसिंग मोर देन 2 इज इनफ, आई थिंक। 2 आपके लिए बहुत होती है, और ज़्यादा ही आपके पास आता है प्रेसिंग का तो आप थोड़ा बहुत बाहर दे दो प्रेसिंग के लिए। उसके बाद आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी जगह सेल कर रहे हो तो आपको बंदे चाहिए जो आपका माल पैक करके सेल करे। तो मोर देन इनफ है 1 या 2 बंदे वहाँ पे। ठीक है, तो 2 वहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है, मार्केट प्लेस पे आप सेल करो तो यहाँ तक आपका क्लोज हो गया। अगर आपकी खुद की D2C वेबसाइट है तो आपको कस्टमर केयर टीम रखनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर्स के रिटर्न, एक्सचेंज और उनकी कंप्लेंट्स, उनके रिव्यूज, वो सब फॉलो अप लेने के लिए आप मैक्सिमम 2 रख सकते हो। तो ये मैं बोलूँगा 2 + 2 4 20 आपके मशीन पे जो आपके लेबर सपोर्ट हो गए अराउंड 20, और अराउंड 25 से 30 लोग की टीम चाहिए सर 1 करोड़। That's all we have for today. Ekta Jain, owner of Label Flavia, a wonderful conversation, and I hope you gained a lot and learned a lot from her own journey. Thank you, and see you in the next one.